अंदर हम टॉप 7 रीजंस हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रीजंस टू नो कि आपको सेल आउट कब करना है वो भी पता होना चाहिए। और ये जितने भी रीजंस हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक वैल्यू रिसर्च, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसर्च पब्लिश हुआ था आर्टिकल, जिसके अंदर मैंने रीड आउट किया था और आई थॉट कि मेरे को अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये बताना चाहिए। एंड दिस इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिसर्च। अगर हम स्टार्ट करें तो बहुत ही नंबर वन जो हम सबसे पहले बहुत ही एक ऑब्वियस रीजंस, हम ऑब्वियस रीजन से लेके लेस ऑब्वियस रीजंस तक आएंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें, बहुत ही सिंपल है एंड वेरी ऑब्वियस कि आपको किसी भी जो है अपना फंड्स को अगर हमें रियलाइज करना है या सेल आउट करना है तो हमें कब करना पड़ेगा, जब हमें एक्चुअल ऑब्वियसली जब हमें पैसे की जरूरत है, इन व्हेन वी आर इन नीड ऑफ मनी। वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं कि आपको कोई सी भी इमरजेंसी आ जाए तो आपके लिए स्पेशली एक डेडिकेटेड सेपरेट फंड होना चाहिए, लिक्विड फंड ऑफ मनी, जो एफडी या लेट्स सपोज एक डेट फंड के तरह हो। बट अगर आपके पास नहीं है, कुछ एक ऐसा इमरजेंसी आ जाए जो अनप्लान्ड है, टोटली टोटली अनप्लान्ड है, जिसको आपको नहीं है, बट वहाँ पे आपको ऑब्वियसली अपने जो फंड्स हैं, ना चाहते हुए भी आपके चाहे गोल्स रीच नहीं हुए हैं, बट आपको फंड्स अपने सेल आउट करने पड़ेंगे। तो दैट इज अ वेरी ऑब्वियस काइंड ऑफ ए रीजन। और सेकंड रीजन पे आते हैं। सेकंड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे बहुत बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट भी है, क्योंकि हमें ये करना चाहिए रीबैलेंसिंग। हमेशा ये बोला जाता है कि हम इसको एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि रीबैलेंसिंग का क्या मतलब होता है। कि लेट्स सपोज मैं एक कंजर्वेटिव स्टाइल का इन्वेस्टर हूँ, जिसके अंदर 50% लेट्स सपोज इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, 50% जो है डेट फंड में यानी कि फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में सेव करता हूँ। लेकिन अगर जब आपको पता है कि जब आप मार्केट इतना बढ़िया राइज कर रहा है, तो वही 50% वैल्यू, लेट्स सपोज मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था इक्विटी के अंदर, पर आज वो 1,50,000 हो चुका है। यानी कि मेरा जो प्रोपोर्शन है, जो मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर था, अब के टाइम पे जो है मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो इक्विटी का प्रोपोर्शन है वो मेरे फिक्स्ड इनकम के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे टाइम पे मैं अननेसेसरीली बिकॉज ऑफ अपने मार्केट के वैल्यू बढ़ने के से ही मैं एक कंजर्वेटिव से एक एग्रेसिव इन्वेस्टर बन गया। तो ऐसे टाइम पे आपको रिबैलेंस करना चाहिए। आपको मे बी अपना जो इक्विटी एलोकेशन है, आप अपना वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स या जो फंड्स हैं जो ज़्यादा वैल्यूएशन पे हो गए हैं, उनसे आप बाहर आ सकते हैं और अपने अपने पोर्टफोलियो को वापस रिबैलेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल सेकंड रीजन जब आपको सेल आउट करना चाहिए। अगर हम आगे बढ़े और एक और ऑब्वियस रीजन है जो नंबर 3 रीजन हो जाता है। नंबर थर्ड रीजन जो है हमारा है कि आपका जो अगर आप किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपका वो गोल अचीव होने वाला है, वो कोई सा भी गोल हो सकता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, जिसके लिए भी आपने डेडिकेटेड एक फंड बनाया हुआ है, जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस फंड के पास आप पहुंच गए हैं। लेट्स सपोज आपने इक्विटी फंड बनाया है, 5 इयर्स के टाइम पे आपने कुछ आपको परचेस करना है और उस टाइम से पहले ही आपको बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा इक्विटी का लोकेशन कम करके अपने डेट फंड के अंदर उस पैसे को डाल लें, सो दैट आप मार्केट की वोलेटिलिटी अपने गोल से आने से पहले बच पाएं। अब हम थोड़े से लेस ऑब्वियस रीजंस पे आते हैं, जो हमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस बन जाते हैं। तो हमारा फोर्थ नंबर पे आता है कि जब किसी भी फंड का जब जब हमने देखा हो कि जब इसके फंड मैनेजर्स चेंज होते हैं, जब अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड होता है तो उसको मैनेज करने के लिए पीछे फंड मैनेजर होता है, उसकी एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कई लोग जो एक्सपर्ट लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक फंड मैनेजर को फॉलो करते हैं बहुत टाइम से, उनमें कन्विक्शन रखते हैं और तब इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ तो HDFC टैक्स सेवर फंड, इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। अगर आप देखें तो फंड मैनेजर इसका चेंज हुआ था ऑलमोस्ट 2019-20 के अराउंड पे। तो इसकी परफॉर्मेंस जो पहले फंड मैनेजर्स थे उसकी बेंचमार्क से कम आ रही थी, बट आफ्टर द चेंज ऑफ द फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी चेंज हो गई है। तो दैट शोज की काफ़ी डिपेंडेंट होता है फंड। एक हमारे पास फंड है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पे ऑपोजिट हुआ था। हमारे जो फंड की परफॉर्मेंस थी पहले अच्छी आ रही थी, बट आफ्टर द चेंज ऑफ द फंड मैनेजर परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो गई थी। तो कहने की बात यह है कि, और ये बहुत कॉमन होता है, काफ़ी सारे जो फंड मैनेजर्स हैं बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको लूँ तो रिसेंटली आपको पता है एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर हुआ है कि आपके टॉप कैटेगरी, आप बोल सकते हैं टॉप सीनियर मैनेजमेंट चेंज हुई है, इसमें आपके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर तक भी चेंज हुए हैं। तो ये रीज़न बन जाता है अपनी म्यूचुअल फंड्स या उनको आपको रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे एक्सिस के जो म्यूचुअल फंड हैं वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। एंड वन रीजन इज दिस कि उसकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं उसकी चेंज हो गई है, उसकी जो लीडरशिप है वो चेंज हो गई है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। अगर हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, और ये भी हमारा बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। आई होप आपने
इसको फॉलो करेंगे। जब आप किसी भी फंड के अंदर, आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स लार्जली दो तरीके की कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके रेगुलर एंड डायरेक्ट फंड्स। रेगुलर फंड्स जो होते हैं उसमें आपको पता है एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है आपका, इसके अंदर आप बोल सकते हैं बीच में एक इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व होता है जो आपके बिहाफ पे आपको हेल्प करता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। डायरेक्ट जो है उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है एंड इट इज़ बेटर एडवाइज्ड कि आप डायरेक्ट फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, जिसमें आप लार्जली 1 या 1.5% तक आपके जो रिटर्न्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आपके माइंड में आएगा यार 1% से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं रेगुलर करूँ, डायरेक्ट करूँ, कर तो मैं एक ही टाइप के फंड में रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ओवर द लॉन्ग टर्म जब आप 10, 20, 30 ईयर्स का डेटा उठा के देखेंगे तो रेगुलर एंड डायरेक्ट के अंदर बहुत डिफरेंस आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्ट फंड के अंदर। लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है जब आपको पूरा खुद से आपको आता हो इन्वेस्ट करना, आपको किसी पे रिलाई नहीं करना है, किसी इंटरमीडिएटरी पे, फंड मैनेजर पे रिलाई नहीं करना है, देन इट इज रिकमेंडेड। बट आई नॉर्मली रिकमेंड अपने व्यूअर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, दैट आप डायरेक्ट फंड के अंदर, ग्रोथ ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट करें, किसी भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के अंदर अपने फंड्स को बचा सकते हैं। तो आपने अगर ऐसे किसी रेगुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो मे बी आप स्विच कर सकते हैं, आपको सेल आउट करना पड़ेगा और ग्रोथ ऑप्शन के अंदर यानी कि डायरेक्ट फंड के अंदर आपको स्विच करना पड़ेगा। तो ये एक और रीजन बन जाता है। नाउ हम लास्ट में 2 वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस पे आने वाले हैं और उसके बिना ये वीडियो कंप्लीट नहीं है। जो हमारे पास सेकेंड लास्ट रीजन है दैट इज द चेंज इन स्ट्रैटेजी। चेंज इन स्ट्रैटेजी, जो फंड की स्ट्रैटेजी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कई सारे फंड्स अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करते हैं। जैसे भी एग्जांपल आपको बताता हूँ तो क्वांट म्यूचुअल फंड जो 2017 से, वैसे तो ये बहुत पहले से था अगर आप हिस्ट्री देखेंगे इसकी, लेकिन 2017 ही है एक लैंडमार्क टाइम जिसके अंदर इसकी स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पे इसने स्कॉट्स को चेंज कर दिया, एक्वायर करके अपना एक फंडामेंटल मोमेंटम स्ट्रैटेजी में आ गया था। अगर आप देखेंगे अभी के जो 2 फंड्स हैं, क्वांट मिड कैप एंड स्मॉल कैप, पहले वो कंजर्वेटिव और एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स होते थे। तो कहाँ वो हाइब्रिड फंड जो कि एक बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है जो इक्विटी एंड डेट में करते हैं, से लेके ये सीधा मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में आ गए, कितना ऑपोजिट डिफरेंसेस आ गए। तो आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजी फंड चेंज करता रहता है। कई सारे फंड्स जो होते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी को, जैसे ग्रोथ से वैल्यू जो ओरिएंटेड होते हैं, वो भी चेंज करते रहते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक रीज़न बन जाता है कि अगर आपका इतना फंडामेंटल, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी ही चेंज हो गई, आपने सोचा था कि मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट एक ये मिड कैप में आ गया है इक्विटी के अंदर, तो एक रीज़न बन जाता है आपको रीवैल्यूएट करने का, अपने फंड को सिलेक्ट करने का, उसको सेल आउट करने का, अगर आप उस तरीके के इन्वेस्टर नहीं हैं जो उससे कंफर्टेबल हो। तो दैट इज द सेकेंड लास्ट पॉइंट एंड नाउ वेरी क्रूशियल पॉइंट। आपको सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका फंड ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर मेरा फंड, चाहे मैंने सब कुछ देख लिया, वो डायरेक्ट में भी है, उसके अंदर मेरे गोल्स के हिसाब से अलाइंड है, स्ट्रैटेजी भी जो मैंने रखी है उसी में ही है, बट अल्टीमेटली अगर वो मुझे अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मुझे ऑब्वियसली उसमें से कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं, कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, बट एक रीज़न होता है, एक टाइम होता है। तो कई सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते भी हैं कि क्या हम 5 साल, 2 साल के लिए रुकें, 3 साल के लिए रुकें, कितने टाइम के लिए रुकें, लॉन्ग टर्म मीन्स व्हाट, राइट? तो इसका भी इस रिसर्च के अंदर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि कोई भी, लेट सपोज आपका एक फंड है, आपको उसमें देखना है, जो उसको आप लिस्ट डाउन करिए अपने सारे फंड्स को, उनकी परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करिए, लास्ट के 3 इयर्स की परफॉर्मेंस जो आपके रोलिंग रिटर्न्स आ रहे हैं बेंचमार्क से कंपेयर करिए। बेंचमार्क से कंपेयर अगर आप करेंगे और जिस फंड की रेगुलर 3 या 3 साल से ज़्यादा आपकी जो रिटर्न्स कम आ रहे हैं, उनको आपको सेल आउट करना है। और ऐसा रीज़न इसलिए इसने दिया है क्योंकि इन्होंने अपनी रिसर्च करी है। उस रिसर्च के अंदर इन्होंने बताया कि जितने भी इक्विटी फंड्स देखे उसमें से ऑलमोस्ट 77% जो फंड्स थे जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया था अपने बेंचमार्क से कंसिस्टेंटली फॉर 3 इयर्स, वो आगे के 2 साल या उसके आगे के जो ईयर्स थे उसके में भी ऑलमोस्ट 77% टाइम वो लैग ही कर रहे थे, यानी कि वो कभी रिकवर ही नहीं हो पाए और इन्वेस्टर्स को वो पेन देते ही रहे, यानी कि उनको कभी वो गोल रीच आउट ही नहीं कर पाए। तो आपको, आपके पास भी ऐसा कोई फंड है जो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है और आपको सोने नहीं देता है, आपको टेंशन दिए रहता है, तो इट्स बेटर कि आप उस फंड्स को सेल आउट कर दें। ओनली अगर वो एटलीस्ट आपने 2 इयर्स या मैक्सिमम एटलीस्ट 3 इयर्स का टाइम होराइजन दिया हुआ हो, अगर वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड हो स्पेशली, तो उसी टाइम पे आपको करना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर हम फंड्स के बारे में कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक फंड है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अंडर परफॉर्म कर रहा है
और एक दूसरा फंड है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ये फोमो में नहीं आना है, अपना फंड एकदम से नहीं बेच देना है। आपको जैसे मैंने आपको बताया एटलीस्ट 3 साल को आपका टाइम देना चाहिए। बाकी आप ये सिर्फ मैं जैसे बता रहा हूँ ये एक रिसर्च के हिसाब से है, आपको जो लगता है आप वैसा करिए, आपके फंड मैनेजर या पर्सनल एडवाइजर जैसा कहें आपको वैसे ही करना चाहिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द नॉलेज पर्पज। आई होप आपको कुछ आइडिया आया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट होते हैं नीचे मेंशन करिए, आप अग्री नहीं करते हैं वेल एंड गुड, आप नीचे प्लीज बताइए, हम उसको भी डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।